नमस्कार। यशपथ पर आपका स्वागत है। यशपथ पर आज से एक नई शुरुआत एकादशी के रूप में। एकादशी जून 1964 में मेरे पिता विजय माथुर जी ने सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के आश्रमपाड़ा स्थित कृष्ण माया मेमोरियल हाई स्कूल की 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया था। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वेस्ट बंगाल द्वारा 8वीं कक्षा के हेतु स्वीकृत पुस्तक, जिसका प्रकाशन नवीन ग्रंथागार द्वारा किया गया था। इस एकादशी में कुल 11 प्रेरणास्पद कहानियां हैं। इन कहानियों का आज भी उतना ही महत्व है, इसलिए मैंने उन कहानियों को अपने इस YouTube चैनल यशपथ पर प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में आज सुनिए पहली कहानी कर्तव्य बल, जिसके कथाकार हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। तो कहानी सब शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं पंडित विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का संक्षिप्त परिचय। पंडित विशंभर नाथ शर्मा कौशिक कानपुर के रहने वाले थे। आप एक उच्च कोटि के कहानी तथा उपन्यास लेखक थे। गल्प मंदिर और चित्रशाला आपके 2 कहानी संग्रह हैं। आप हिंदी के अतिरिक्त फारसी, उर्दू, बंगला तथा अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। आपने मनोरंजन मासिक पत्र का भी कुछ समय तक योग्यता पूर्वक संपादन किया था। आपकी कहानियों में अधिकतर निम्न वर्ग के चरित्रों का चित्रण मिलता है। माँ आपका उच्च कोटि का सामाजिक उपन्यास है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इस प्रसिद्ध कहानी कर्तव्य बल की। जब से हशमत अली खां मुकुंदपुर नामक कस्बे के थानेदार होकर आए, तब से कस्बे पर एक आतंक सा छा गया। क्या बदमाश और क्या भले आदमी, सब उसके नाम से कांपते थे। हशमत अली खां दीर्घकाय, पुष्ट तथा बलवान आदमी था। उसका सिर यथेष्ट बड़ा था। आंखें भी बड़ी बड़ी और रक्तवर्ण की थीं। घनी काली दाढ़ी जो प्रत्येक समय चढ़ी रहती थी, उसके मुख को सिंह के मुख की भांति रौबीला और भयानक बनाए रखती थी। बड़े बड़े हेकर बदमाश भी उसके सामने पहुंचकर भीगी बिल्ली बन जाते थे। जिस समय वो घोड़े पर चढ़कर निकलता था, उस समय किसी का यह साहस न होता था कि उससे एक क्षण के लिए भी आंखें चार करे। उसका रौब और दबदबा प्राय प्रत्येक आदमी को उसके सम्मुख नतमस्तक कर देता था। संध्या का समय था। हशमत अली खां नियमानुसार रौंद के लिए निकला। घूमते घूमते वो एक स्थान पर पहुंचा, जहां एक छोटे मकान के सामने एक खद्दरधारी व्यक्ति 2-3 आदमियों सहित बैठा हुआ था। मकान के सामने एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। इस चबूतरे पर एक कुर्सी तथा 2-3 मोड़े पड़े हुए थे। इन्हीं पर सब लोग बैठे थे। जिस समय थानेदार उधर से निकला तो अन्य लोगों ने उसे झुक झुक कर सलाम किया, परंतु खद्दरधारी व्यक्ति निश्चल बैठा रहा। हशमत अली ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। खद्दरधारी व्यक्ति ने उसे सलाम नहीं किया। ये बात उसे बहुत बुरी लगी। अपनी शक्ति तथा प्रभुता और खद्दरधारी की अशक्तता तथा अकिंचनता का ध्यान करके वो खद्दरधारी की धृष्टता पर मुस्कुराया। उसे खद्दरधारी व्यक्ति की धृष्टता वैसी ही प्रतीत हुई जैसे कि सिंह के सामने शिगाल की। कुछ आगे बढ़कर उसने एक दुकान के सामने घोड़ा रोका और दुकानदार से पूछा, वो पीछे जो खद्दरपोश आदमी बैठा है, यह कौन है? दुकानदार ने उसकी ओर देखकर बोला, सरकार, ये ब्राह्मण है, चंद्रशेखर इनका नाम है। थानेदार, इनका पेशा क्या है? दुकानदार, पेशा तो कुछ नहीं करते हैं, कुछ थोड़ी जमीन है और कुछ लेन देन करते हैं बस। थानेदार, कांग्रेस के आदमी हैं? दुकानदार, यह तो मुझे पता नहीं, खद्दर पहनते हैं बस, और कभी कोई बात देखी सुनी नहीं। वैसे आदमी बहुत भले हैं, किसी की लेन देन में नहीं है। थानेदार केवल हूँ कहकर चुप हो गया और आगे बढ़ गया। चंद्रशेखर ने उसे सलाम नहीं किया। इसका ध्यान उसे सो जाने के समय तक बना रहा। इस बात पर कभी उसे हंसी आती थी और कभी क्रोध।
दूसरे दिन वो पुनः उधर से निकला। चंद्रशेखर आज अकेले ही अपने द्वार पर बैठे थे। हशमत अली उनकी ओर देखता हुआ निकल गया। चंद्रशेखर ने भी एक बार उसकी ओर देखा, परंतु सलाम नहीं किया। आज हशमत अली को उनकी इस हरकत पर हंसी नहीं आई। उसने अपना अपमान अनुभव किया, अतएव उसे आया केवल क्रोध। तीसरे दिन थानेदार साहब पुनः उस ओर से निकले। आज वो अपना घोड़ा चंद्रशेखर के द्वार पर ले गए। चंद्रशेखर जैसे बैठे थे वैसे बैठे रहे। हशमत अली ने चबूतरे के पास घोड़ा रोककर चंद्रशेखर से पूछा, क्यों साहब, यहाँ कोई राम प्रसाद रहते हैं? चंद्रशेखर ने बैठे ही बैठे उत्तर दिया, यहाँ तो इस नाम का कोई आदमी नहीं रहता। हशमत अली खां ने एक बार उन्हें सिर से पैर तक देखा और इस क्रिया को करते हुए उसने चंद्रशेखर पर आतंक जमाने के लिए अपनी सारी आत्मशक्ति लगा दी, पर चंद्रशेखर पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। वो उसी प्रकार निश्चल बैठे रहे। हशमत अली ने व्यंग के साथ मुंह बनाकर कहा, मुआफ कीजिएगा, आपको फिजूल तकलीफ हुई। चंद्रशेखर लापरवाही से हाथ पर तंबाकू मलते हुए बोला, कोई हर्ज नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है। यह कहकर उन्होंने हथेली पर तंबाकू पर फटाफट 2-3 हाथ मारे और तंबाकू फाँक कर 2-3 बार मुंह चलाया और घोड़े के पैरों के पास थोड़ी सी पीक थूक दी। हशमत अली चुपचाप उनका यह कृत्य देखता रहा। पीक थूककर चंद्रशेखर ने पूछा, और कुछ पूछना है? हशमत अली खां जैसे नींद से जागा। उसने कहा, जी नहीं। यह कहकर वो आगे बढ़ा। आज उसके क्रोध का पारावार नहीं। वो मन ही मन इस अपमान से क्रोधोन्मत्त हो उठा। उसने सोचा, इस मामूली आदमी की यह जुर्रत, इसने अगर अपने कदमों पर नाक न रगड़वाई तो हशमत अली खां नाम नहीं। संध्या के समय नियमानुसार पंडित चंद्रशेखर अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। उनके पास उनके 2 मित्र बैठे हुए उनसे वार्तालाप कर रहे थे। थोड़ी देर में एक सज्जन और आ गए। वो भी वार्तालाप में संलिप्त हो गए थे। थोड़ी देर पश्चात हठात वे बोल उठे, पंडित जी, ये नया थानेदार आप पर बहुत रुष्ट है। पंडित चंद्रशेखर ने लापरवाही से पूछा, मुझ पर रुष्ट है? हाँ, क्यों? ये तो मैं ठीक तरह से नहीं जानता। आज मैं लाला माधोलाल से मिलने गया था, उन्हीं से मुझे मालूम हुआ। वो क्या कहते थे? चंद्रशेखर ने मुस्कुराकर कहा, यही कहते थे कि थानेदार साहब पंडित चंद्रशेखर पर नाराज हैं। माधोलाल ने थानेदार से कहता था कि आपके कस्बे में कोई पंडित चंद्रशेखर है, वो बहुत ही बदमाश आदमी है। लाला साहब मुझसे पूछते थे कि चंद्रशेखर ने थानेदार को क्यों और कैसे नाराज कर दिया। मैंने कहा, मुझे तो मालूम नहीं, आज पूछूंगा। चंद्रशेखर हंस पड़े। हंसकर बोले, और तो मैंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं। हाँ, मैं उनकी सेवा में कभी उपस्थित नहीं हुआ और जब इधर से निकलते हैं तो सलाम वलाम कुछ नहीं करता। कदाचित इसी से नाराज हो गए हूँ। वो व्यक्ति बोला, खैर, उसकी सेवा में उपस्थित होने की कोई ऐसी बड़ी आवश्यकता नहीं, पर इधर से निकला करे तो कम से कम सलाम तो कर दिया कीजिए। चंद्रशेखर ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? शहर का हाकिम है, न जाने कब कैसा समय आ पड़े, इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए उसे अपना दुश्मन बना लेना ठीक नहीं। अन्य लोगों से। क्यों साहब, झूठ कहता हूँ? अन्य लोग बोले, नहीं, ये बात तो 16 आने ठीक है, सलाम करने में अपना क्या बिगड़ता है। चंद्रशेखर बोले, क्यों सलाम करूं? क्यों का तो कोई उत्तर नहीं है, आपका कोई हर्ष तो हो ही नहीं जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा, भाई, मैं केवल इसलिए कि वो हाकिम है, हमारा अनिष्ट कर सकता है, उससे डर दबकर तो सलाम नहीं कर सकता। इसे मैं महाबोधापन तथा कायरता समझता हूँ। वैसे सलाम करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा उनका परिचय नहीं, जान पहचान नहीं। यदि परिचय होता तो मैं सलाम कर सकता। एक महाशय हंसकर बोले, तो आप ये नहीं जानते कि वो यहाँ का थानेदार है? चंद्रशेखर, जानता क्यों नहीं? तो फिर और कैसा परिचय होना चाहिए? चंद्रशेखर, केवल इसी का नाम परिचय नहीं। यूँ तो मैं जानता हूँ कि हमारे कस्बे में लाला माधोलाल बड़े रईस आदमी हैं, लाला बांकेलाल बड़े धनी आदमी हैं। इन सबको जानता हूँ। केवल जानना मात्र परिचय
नहीं कहला सकता। परिचय के अर्थ यह है कि मैं कभी उनसे मिला होता, उसने मुझसे मेरा हालचाल पूछा होता, हम दोनों ने परस्पर कुछ बातें की होती, कुछ मित्र भाव उत्पन्न हुआ होता। खाली जानने से परिचय थोड़ा ही होता है। आप कभी उनके पास गए होते तो वैसा परिचय भी हो जाता। तो महाशय, न तो मैं रईस हूं जो उसकी खुशामद करूं, न बदमाश हूं जो उससे डरूं। परंतु वो तो आपको बदमाश समझता है। समझने दो, उसके समझने से होता क्या है? जब कभी साबका पड़ेगा तो मालूम हो जाएगा कि मैं बदमाश हूं या भला मानस। तो आप उसका क्या कर लेंगे? बड़े बड़े सभी बदमाश तो उसका बाल बांका नहीं कर सकते, आप काहे में हैं? चंद्रशेखर ने कहा, खैर, यह तो मैं कहता नहीं कि उसका कुछ कर लूंगा, पर इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि जब शरीफ आदमी त्रस्त होकर अपनी शराफत छोड़ने पर विवश हो जाता है तो वो बड़े से बड़े बदमाश से भी अधिक खतरनाक हो जाता है। इस पर सब लोग मुस्कुराकर चुप हो गए। उपर्युक्त घटना के 2 महीने पश्चात मुकुंदपुर में हिंदू मुसलमानों का दंगा हो गया। ये दंगा 2 रोज तक रहा। 2 दिन पश्चात जब स्थिति संभल गई तो गिरफ्तारियां आरंभ हुई। गिरफ्तारी के लिए हशमत अली ने पहला आदमी जो चुना वो पंडित चंद्रशेखर थे। हशमत अली ने सोचा चंद्रशेखर को फंसाने का ये बड़ा अच्छा अवसर है। अतएव वो 2-3 कांस्टेबलों को साथ लेकर चंद्रशेखर के मकान तक पहुंचा। चंद्रशेखर उस समय भोजन करके आराम कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि द्वार पर पुलिस आई है, तो वो मुस्कुराकर बाहर आए। हशमत अली उन्हें देखकर किंचित मुस्कुराया। उसने उससे पूछा, चंद्रशेखर आप ही का नाम है? चंद्रशेखर ने कहा, हाँ, मेरा ही नाम है, कहिए। मुझे इस बात के सबूत मिले हैं कि दंगे में आपका भी हाथ था। चंद्रशेखर ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया, सुना होगा, मेरे किसी दुश्मन ने कहा होगा। मैं तो दंगे के पास भी नहीं फटका, बल्कि मैं तो दंगे को रोकने की चेष्टा करता रहा। ये बात आप इस मोहल्ले में चाहे जिससे पूछ लीजिए। हशमत अली चंद्रशेखर की निर्भीकता से किंचित अप्रतिभ होकर बोला, आप जैसे हैं वो मुझे मालूम है, और आपने दंगे में जितना हिस्सा लिया वो भी मुझे मालूम है। जब आपको मालूम है और ठीक मालूम है तो आपने यहां तक आने की तकलीफ फिजूल की। मैंने फिजूल तकलीफ नहीं की, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। मुझे गिरफ्तार करने? अच्छा, ये नई बात मालूम हुई। खैर, कोई हर्ज नहीं, आपको ईश्वर ने गिरफ्तार करने की शक्ति दी है, आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो कहिए, ऐसे ही चला चलूं या कपड़े पहन लूं? भोजन करके अभी लेटा था, इससे कपड़े नहीं पहने, परंतु आपके साथ चलने से पहले एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, और वो ये कि यदि आप मुझे केवल यह समझकर गिरफ्तार करने आए हैं कि मैंने दंगे में भाग लिया था, तब तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप पहले इसके बाबत अच्छी तरह तहकीकात कर लीजिए। यदि मेरा अपराध मालूम हो जाए तो मुझे शौक से गिरफ्तार कर लीजिए, उस समय मुझे आपसे कोई शिकायत न होगी। परंतु यदि आप मुझे इस मामले में फांस कर अपने दिल की कोई कसर निकालना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, ऐसी भूल जिसका प्रायश्चित कदाचित आपको प्राण देकर ही करना पड़े। हशमत अली का कलेजा धक से हुआ, परंतु ऊपर से उसने भौहें से कोड़कर कहा, आप मुझे धमकाते हैं? मैं ऐसी धमकी में नहीं आ सकता। मैंने बड़े बड़े खूनी बदमाशों को ठीक किया है। आप तो एक मामूली आदमी हैं। अगर हम लोग ऐसी धमकी में आने लगे तो बस थानेदारी कर चुके। चंद्रशेखर ने उसी प्रकार शांत स्वभाव से कहा, बदमाशों को अवश्य ठीक किया होगा, यह मैं मानता हूं। इसमें मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि बदमाश लोग उसके पात्र होते हैं। चोर के पैर ही क्या, उसके हृदय में इतना बल और साहस नहीं रहता कि वो आप लोगों को कुछ नुकसान पहुंचा सके। अतः यदि आपने बदमाशों को ठीक किया है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, परंतु मुझे संदेह है कि आपका पाला किसी निरपराध भले आदमी से न पड़ा होगा। यदि पड़ा होता तो मुझे गिरफ्तार करने के मसले पर आपने काफ़ी सोच विचार कर लिया होता। इस तरह बिना प्रमाण के कभी न चल दिए होते। अंतिम वाक्य चंद्रशेखर ने मुस्कुराकर कहा। हशमत अली हद बुद्धि होकर
उनका मुंह ताकता रहा। चंद्रशेखर ने पुनः कहना आरंभ किया, आप मुझसे किसी कारण से नाराज हो गए हैं, इसलिए इस तरह फांसना चाहते हैं। कोई चिंता की बात नहीं। क्या होगा, अधिक से अधिक साल, 6 महीने की सजा हो जाएगी। फांसी या काला पानी तो नहीं होगा, क्योंकि आप मेरे खिलाफ उस सजा का जुर्म साबित नहीं कर सकेंगे, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो जनाब, मैं सजा काट आऊंगा, परंतु जेल से छूटने के पश्चात आप होंगे और मैं होऊंगा, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में छिपकर आप मेरे बदले से नहीं बच सकेंगे। इस बात को आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। साथ ही ये भी लिख लीजिएगा, ये किसी चोर डाकू की धमकी नहीं है, ये एक मामूली शरीफ आदमी की खरी खरी बातें हैं। चंद्रशेखर ने यह बात बड़ी शांत चित्तता से की। इसमें किसी प्रकार की उत्तेजना या क्रोध लेश मात्र भी नहीं था। चंद्रशेखर की बात सुनकर हशमत अली को पसीना आ गया। चंद्रशेखर की शीतल चित्तता ने उसके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। उसे चंद्रशेखर की शीतलता बड़े बड़े डाकुओं के तेहे और क्रोध से भी अधिक भयानक प्रतीत हुई। चोर डाकुओं का क्रोध फूस की आग होती है, जो एकदम से भड़क कर कुछ क्षणों पश्चात सदैव के लिए ठंडी पड़ जाती है। चंद्रशेखर के चित्त की शीतलता उसे मौत की ठंडक प्रतीत हुई, जो असाध्य और अजेय होती है। उसने कुछ क्षण के लिए चंद्रशेखर से आंख मिलाई, परंतु चंद्रशेखर की स्थिर और पथराई सी आंखों में उसने जो देखा वो था अपनी मृत्यु का छाया चित्र। हशमत अली, वो हशमत अली जिसका नाम मात्र सुनने से बड़े बड़े हेकड़ों का पितरा पानी हो जाता था, चंद्रशेखर जैसे साधारण और दुर्बल शरीर के व्यक्ति के सामने सिहर उठा। कुछ क्षणों पश्चात उसने अपने को संभाल कर कहा, आपकी बातों से मालूम होता है कि आप वाकई बेगुनाह हैं, इसलिए मैं इस वक्त आपको गिरफ्तार नहीं करूंगा। इसके पहले कि मैं आपको गिरफ्तार करूं, मैं कुछ और तहकीकात करना चाहता हूं। चंद्रशेखर, आपका कर्तव्य यही है। यदि आपको मेरे अपराध का सबूत मिल जाए और तब आप मुझे गिरफ्तार करेंगे, तो आपको मेरे बराबर सीधा और सच्चा अपराधी दूसरा ना मिलेगा। चलते चलते हशमत अली का हाथ अपने आप उठ गया और उसने चंद्रशेखर को सलाम किया। उपयुक्त घटना के 1 सप्ताह पश्चात शहर के कुछ खास आदमी चंद्रशेखर के पास आए और उनके सामने एक कागज रखकर बोले, आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। चंद्रशेखर ने पूछा, ये क्या है? उनमें से एक ने कहा, ये इस प्रांतीय सरकार के नाम इस कस्बे के आदमियों की अर्जी है। आप जानते हैं कि पिछले दंगे में सारा अपराध पुलिस का था। पुलिस ने ही दंगा कराया था। अतएव जब तक यहाँ हशमत अली रहेगा, तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। इसलिए उसके तबादले के लिए ये अर्जी दी जा रही है। चंद्रशेखर ने कहा, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों? क्योंकि ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि दंगा कराने का दोषी हशमत अली नहीं है, बल्कि सब पूछा जाए तो दंगा उसी के उद्योग से इतनी जल्दी शांत हो गया। यदि वो ना चाहता तो दंगा अभी शांत न होता। ये आप कैसे कह सकते हैं? यह मैं इस तरह कहता हूं कि जहां आप रहते हैं वहीं मैं भी रहता हूं। मेरे जैसे आपको ईश्वर ने देखने, सुनने और विचार करने के लिए आँख, कान और मस्तिष्क दिया है, वैसे ही मुझे भी दिया है। एक दूसरा व्यक्ति बोल उठा, खैर उसने दंगा न कराया सही, पर हम लोग उसकी बदली चाहते हैं। क्यों? चंद्रशेखर ने उत्सुक होकर पूछा। इसलिए कि वो आदमी ठीक नहीं, बड़ा खतरनाक आदमी है। जब से वो आया है तब से लोग भयभीत रहते हैं। क्यों भयभीत रहते हैं? क्या वो अत्याचार करता है या निरपराधों को फंसाने का प्रयत्न किया करता है? मैं जानता हूं कि आप उसे क्यों हटाना चाहते हैं। आप ऐसा थानेदार चाहते हैं जो आप रईसों की खुशामद किया करे और जैसा आप कहें वैसा करे। हशमत अली में वो बात नहीं है। वो ऐसा आदमी है कि उल्टे आप लोगों को उसकी खुशामद करनी पड़ती है, इसलिए आप उसे यहाँ रहने देना नहीं चाहते। तो ऐसा आदमी क्या अच्छा है जिसकी खुशामद हम लोगों को करनी पड़े? ना अच्छा है ना बुरा। ये आप लोगों की कमजोरी है कि जहाँ जरा जबरदस्त और कड़ा हाकिम आया, बस लगे उसके पैर चाटने। उसको अपने पक्ष में करने के लिए और मैत्री बढ़ाने के लिए आप ऐसा करते हैं। इसमें हाकिम का क्या अपराध? यदि आप ऐसा ना करें तो वो आपका क्या बिगाड़ सकता है?
मुझे पूछिए तो मैं हशमत अली को बहुत अच्छा आदमी समझता हूँ। जब से वो आया है चोर बदमाशों की नानी मर गई है। हाकिम ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा हाकिम किस काम का कि इधर आप रईस लोग भी मनमानी करें और उधर चोर बदमाश भी गुलछर्रे उड़ावें। चंद्रशेखर का यह उत्तर सुनकर सब लोग अपना सा मुंह लेकर चले गए। दूसरे दिन हशमत अली चंद्रशेखर के पास आकर बोला, पंडित जी, कल आपसे और शहर के कुछ रईसों से मेरे खिलाफ लिखी हुई अर्जी पर दस्तखत करने के बारे में जो गुफ्तगू हुई उसकी मुकम्मल रिपोर्ट मुझे मिली है। सच तो यह है कि मैं अपनी जुबान से आपकी शराफत और सच्चाई की तारीफ नहीं कर सकता। वाकई बात यह है कि दंगे के बाद मैंने अपने गुरूर और घमंड की वजह से आपसे नाराज़ होकर आपको फंसाना चाहा था, मगर आपकी गुफ्तगू ने मुझ पर ऐसा असर डाला कि मुझे आपको गिरफ्तार करते हुए खौफ महसूस हुआ। मेरे उस बर्ताव के बाद आपका सब बर्ताव एक सच्चा शरीफ ही कर सकता है। इस वाक्य से मेरे दिल में आपकी जितनी इज्जत हो गई उससे मैं बयान नहीं कर सकता। मैं खुदा को हाजिर व नाजिर करके आपसे ये कहता हूँ कि आज से आप मुझे अपना एक सच्चा दोस्त मानेंगे। चंद्रशेखर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ साहब, मैं शुरू से ही आपको एक अच्छा आदमी समझता था, परंतु आपने अपने पद के घमंड में मुझे एक नाचीज आदमी समझा था। वो आपकी गलती थी। हशमत अली, बेशक ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी और उसके लिए मुझे दिली अफसोस है। आइंदा के लिए मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव ना करूँगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कर्तव्य बल, जिसके रचनाकार थे पंडित विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। कथा वाचन का, कहानी वाचन का ये मेरा सर्वप्रथम प्रयास था। बीच बीच में कुछ गलतियां हुई हैं, इसका एहसास मुझे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये सर्वप्रथम प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा और आपका स्नेह और आशीर्वाद मेरे इस चैनल को यथावत मिलता रहेगा। अगली कड़ी में हम हाजिर होंगे एकादशी कथा संग्रह से फिर एक किसी नई कहानी के साथ। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।